प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। पिछले 3 दिन से मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूं सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से, बुध से, गुरु से, शुक्र से विभिन्न ग्रहों का संबंध। इसमें अभी हमारी कड़ी चंद्रमा वाली चली है, जिसमें मैंने चंद्रमा से मंगल का बताया, चंद्रमा से बुध का बताया, चंद्रमा से शुक्र का बताया। आज बारी चंद्रमा से रवि की है। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ बैठ जाते हैं, भगवान आप लोगों को मैं बताऊं तो अमावस्या दोष लगता है। पर उस दोष के से कौन कौन से भाव प्रभावित नहीं होते? उन भावों में लग्न में अगर सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो दोष नहीं लगता, दशम में दोष नहीं लगता, एकादशवें में भी दोष नहीं लगता है। जब कभी भी सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ जाती है या चंद्रमा और सूर्य आमने सामने होते हैं तो उसे बहुत अच्छा योग बनता है, जिससे जातक प्रतिभा संपन्न और विश्वविख्यात होता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इसमें आप लोगों को एक बात और भी बता दूं कि ये चंद्रमा के सापेक्ष सूर्य की दूरी है, या चंद्रमा से सापेक्ष सूर्य जब एक भाव में स्थित होंगे तो कैसा परिणाम रहेगा, वो शुभ है या अशुभ है, इसे ही जानते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। नकुल पाराशर शॉर्ट्स के नाम से मैंने जो नया चैनल बनाया है उसे आप लोग अवश्य देख लिया करिए। वहां भी आप लोगों को प्रत्येक दिन का शॉर्ट्स मिल जाता है। आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, पर पहले अब चर्चा यहां कर लेते हैं। चंद्रमा और सूर्य लग्न में जब एक साथ बैठेंगे या किसी भी भाव में जब एक साथ बैठेंगे तो कुछ कुछ अच्छे और कुछ कुछ बुरे परिणाम के साथ, जैसे सप्तम भाव में सूर्य चंद्रमा अगर बैठते हैं तो इससे कुछ अच्छा भी परिणाम मिलता है और कुछ बुरा भी मिलता है। पर सप्तम भाव में जब सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठेंगे तो वहां भी अमावस्या दोष लगेगा, एकादशवें भाव में भी अमावस्या दोष लगेगा, दशम में भी अमावस्या दोष लगेगा, लग्न में भी लगेगा। पर यह दोष उतना ज्यादा कमजोर परिणाम नहीं देगा जितना वो चतुर्थ में देगा, नवम में देगा, द्वितीय में देगा, तृतीय में देगा, अष्टम में देगा, 12वें में देगा। मतलब जब एकादशवें भाव में सूर्य और चंद्रमा बैठेंगे तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लग्न का प्रभाव और भी बृहद होगा। दशम का प्रभाव राजनीतिक बना देता है, मैंने इस पर कार्यक्रम भी बनाया था। पर इसके अतिरिक्त वो जन्म कुंडली में अगर लग्न में बैठते हैं तो कष्टदायक नहीं होगा। एक साथ जब वो बैठेंगे तो आपको ये अवश्य ध्यान रखना है कि वो भाव कौन सा है। अष्टम भाव, पंचम भाव, छठवां भाव, तीसरा, 12वां, नवम, ये अच्छे नहीं होते सूर्य और चंद्रमा एक साथ जब बैठते हैं तो। वैसे द्वितीय भाव में जब चंद्रमा से सूर्य जाते हैं तो ये भी धन के लिए कष्ट पैदा करते हैं, चाहे वो उच्च के ही क्यों ना बैठे हों, चाहे वो कैसे कितनी अच्छी स्थिति में ही क्यों ना बैठे हों। जब कभी चंद्रमा से सूर्य के सापेक्ष उनकी स्थिति ऐसी बनती है कि चंद्रमा से एक घर आगे सूर्य बैठते हैं तो इसे योगों का निर्माण तो चलो होता ही है, पर परिणाम कई बार कमजोर भी देखने को मिलते हैं, जो आपको कई बार आपके स्वभावगत कमजोरी में दिख जाता है। कई बार आपकी गंभीरता कम होती है, कई बार आप बहुत ज्यादा सत्यभाषी हो जाते हैं, कई बार आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते, कई बार आपका धन इकट्ठा नहीं हो पाता, कई बार आप धन जुटाने में ही लगे रहते हैं पर बजट बनाने में दिक्कत होती है। ऐसी समस्या सूर्य से चंद्रमा की दूरी ऐसे दिखा देती है। चंद्रमा से ठीक 3 घर आगे सूर्य का बैठना आपको पराक्रमी, अपने लक्ष्य को पहचानने वाला, निर्माण करने वाला और साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव बना देता है, कम्युनिकेटिव भी बनाता है और व्यक्ति भविष्य को समझ करके अपनी रणनीति तय करने वाला भी होता है। इसके आधार पर व्यक्ति अपने बड़े छोटे भाइयों के साथ संबंध बड़ा ही उत्तमोत्तम बनाने की कोशिश में लगा रहता है। अपने भाग्य का बल भी उसको प्राप्त होता है और भाग्यशाली भी होता है। भाग्यशाली का मतलब पता है क्या होता है? भाग्य का अर्थ क्या है? भाग्य को कोई अपना बल नहीं होता, वो कर्म के बल से चलता है। आपके पूर्व जन्म के सद्भाग्य का ही कारण था कि आप मनुष्य योनि में जन्मे हैं
और भाग्य किसी अन्य पक्षी का नाम नहीं है। हमारे पूर्वजों का 100% आशीर्वाद ही हमारे भाग्य का काम करता है या सद्भाग्य का निर्माण करता है। आज का किया गया सत्कर्म ही कल का सौभाग्य और आज का किया गया दुष्कर्म ही कल का दुर्भाग्य बन के आता है। मतलब सूर्य की दृष्टि जब भाग्य भाव पे हो या चंद्रमा से सूर्य जब तीसरे भाव में हो तो यह संपूर्णतया बहुत ही ज्यादा शुभदायी परिणाम देने को मिलता है। यहां आप अपने ही पराक्रम के बल पे संपूर्ण दुनिया को अपने वश में करने की शुक्ति लेकर के बैठे हैं। अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है और इस बात को समझने की आवश्यकता है। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, यह अच्छा परिणाम देता है। मैंने इस पे कई बार कार्यक्रम में बात भी कही है कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव में सूर्य अच्छे होते हैं। बस इसकी एक कमजोरी जो मैंने यहां पे नहीं बताई है बता देता हूं। चंद्रमा से 4 घर आगे जब कभी सूर्य बैठते हैं तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि कई बार व्यक्ति एक स्तर तक जाकर के वहां पे जाकर के टटोलता है, मजबूती से अपना निर्णय नहीं ले पाता है, पर वस्तुतः उसको कई बार सरकार से, कई बार नौकरी से, कई बार कार्यक्षेत्र से, कई बार सामाजिक गतिविधियों से, कई बार अपने लोगों से, अपने परिवार से, इन सब चीजों से सुख भी प्राप्त करते देखा जाता है। कई बार उसके ऊपर उसकी पत्नी, उसका बच्चा, उसके लोग उस पर हावी होते हैं, जो कि कई बार ठीक ठाक भी हो जाता है, पर वस्तुतः इसका एक नेगेटिव पक्ष यह भी होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से 5 घर आगे सूर्य बैठे हैं, ये बहुत ज्यादा विलक्षण, प्रतिभा संपन्न, खोजी और सुसंस्कृत बना देने वाला होता है। इसमें जातक कृतज्ञ होता है, ईर्ष्यालु नहीं होता, बौद्धत्व को प्राप्त करने वाला होता है, सांसारिक होता है, प्रैक्टिकल होता है, ज्ञानी होता है, निर्वैरी नहीं होता, दुखी नहीं होता, हर्षित होता है, उल्लास से युक्त होता है, ब्राह्मणों का पूजक होता है, धर्म की रक्षक, धर्म का रक्षक और धर्म को समझने वाला और धर्म की मर्यादा को बनाए रखने वाला होता है। साथ ही साथ संततियों के कष्ट को भी कई बार भोगने को मिल जाता है, ऐसी भी स्थिति होती है। चंद्रमा से पंचम भाव में जब चंद्र कुंडली में सूर्य 5 में जाते हैं तो कई बार उसे कृतज्ञता का भाव, व्यक्ति बार बार कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करता रहता है। कृतज्ञता का मतलब जैसे राष्ट्रवादी सोच, या फिर कई बार सकते हैं कि राष्ट्र को सबसे पहले रखने वाला, जिसके बारे में व्यक्ति जो सोचना चाहता है उसके बारे में बहुत अच्छा सोचता है और किसी के प्रति भी जब कोई उसके लिए कोई काम कर दे तो उसके लिए उसके मन में मनोभाव अच्छे बनते हैं, कहने का तात्पर्य। चंद्रमा से सूर्य 6वें भाव में अगर जाते हैं तो यह भी संपूर्ण होता है। यहां जातक थोड़ा पेट का रोगी हो सकता है, थोड़ा रोगी हो सकता है, संयमित जीवन जीने वाला नहीं होता है, अनुशासनहीन भी कई बार होगा, पर इसके व्यापक परिणाम आपके नौकरी में, आपके पदांतरण में, आपके पद के लाभ में, आपके लोगों के साथ संबंध में, आपके साहस, बल, पराक्रम, ऊर्जा और कई बार घनिष्ठ मित्रों को पहचानने में भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपने आने वाली समस्याओं को सूंघने वाला होता है। उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होने वाली होती हैं उसको वो पहले से ही कई बार भाप लेता है। इसके अतिरिक्त उसके घ्राण शक्ति में भी वृद्धि होती है। साथ ही साथ वो कई बार अपने दुश्मनों को देख करके ही नष्ट कर देने वाला भी होता है। इसमें जातक साहसी और बलवान, स्थिति का निर्माण करने वाला भी होता है। चंद्रमा से 7 घर आगे सूर्य बहुत अच्छे, विलक्षण, प्रतिभा संपन्न, ज्ञानी और बुद्धिमान बनाने के साथ साथ एक बहुत अच्छा योग यहां बन जाता है कि व्यक्ति विश्वविख्यात होता है। अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा से सूर्य 7 घर आगे बैठे हैं तो इसे अत्यंत प्रभाव संपन्न व्यक्ति के तौर पे आपको अपनी पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आप लोगों को मैं बात कहूं, यह सबसे सुंदर योग बनता है जो कई प्रकार से व्यक्ति को परिचित और विख्यात बनाने में बहुत आसानी से उसका रास्ता आसान बना देती है। चंद्रमा से 8वें सूर्य अच्छे नहीं होते, नेत्र, पेट, कमर और कई बार बहुत सारी समस्याओं को भी देने वाले होते हैं। ये कई बार व्यक्ति को माता के प्रेम को कमजोर करते हैं, पिता के प्रेम को कमजोर करते हैं। पिता शराबी हो जाए, पिता आदर न करे, सम्मान न करे, पिता पुत्र के बीच के संबंधों को गड़बड़ी मिलती है, सास ससुर के बीच के संबंधों का प्रभाव कई बार कमजोर होता है, पति का प्रेम कई बार थोड़ा कष्टदायक हो जाता है। कई बार आपको बार बार ही मनाना पड़ता है, पति नहीं मनाए, या पत्नी के साथ मतभेद भी बनते हैं, कठोर संबंध बनते हैं, सत्य बोलने की आदत पड़ जाती है जिसमें कई बार व्यक्ति बैलेंस क्रिएट नहीं करता है, जिसमें दुश्मन लगातार उसके बनते रहते हैं वाणी के प्रभाव के कारण। ऐसा भी होता है। चंद्रमा से 9 और 10वें भाव में सूर्य बड़े ही विलक्षण, धार्मिक और जनप्रतिनिधि,
बुद्धिमान बनाने के साथ साथ यशस्विता का गुण देते हैं, धार्मिक और पौराणिक बनाने के साथ साथ व्यक्ति को निर्विवादी बनाते हैं। वो किसी भी तरीके के विवाद से बच जाता है और किसी भी तरीके के विवाद में न तो पड़ना चाहता है और न किसी की जी हुजूरी करता है। वो स्वच्छंद होकर के अपना काम संपूर्ण तरीके से पूरी आत्मीयता के साथ करता है और बेहतर व्यक्ति बन के समाज में अपना लाभ और यश प्राप्त करता है। ये एक संपूर्ण कुंडली का निर्माण हो जाए कि चंद्रमा से सूर्य 10वें भाव में और 9वें भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति धार्मिक और पुरोधा बनकर के समाज का पथ प्रदर्शित करता हो जाता है। चंद्रमा से 11वें सूर्य अच्छे नहीं होते, चंद्रमा से 12वें सूर्य अच्छे होते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसी ही ग्रह की स्थिति बनी हुई है तो निश्चित रूप से इसे पहचान करके अपनी कमियों को टटोलने की आवश्यकता है और जितना ज्यादा हो सके लग्न में बैठे चंद्रमा का स्वागत करना चाहिए। ये कई बार आपको बहुत ही ज्यादा व्यवसायिक, व्यवहारिक और निर्माणकर्ता बना देते हैं। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने गुणातीत व्यक्ति जो सत्व, रज और तम मतलब इन तीनों से अतीत हो जाए, अलग हो जाए, अतीन्द्रिय, जिसकी इंद्री पे इन तीनों ही गुणों का कोई प्रभाव न पड़ता हो, जिसने अपने आप को इन सभी चीजों से अपने आप को मुक्त कर लिया हो, न तो उसमें सात्विक, न तो उसमें राजसिक और न तो उसमें तामसिक, तीनों ही गुणों का प्रवाह उसके अंदर न होता हो और न उनसे वो प्रभावित होता हो। मतलब यह है कि किसी की अपेक्षा ना करा, किसी से कुछ भी प्राप्त करने की उम्मीद न रखी और किसी से कोई मोह बंधन में प्राप्त होने का या जाने का कोई भाव जहां पे स्पष्टतया ना हो, वो व्यक्ति निश्चित रूप से निर्विवादी भी होता है और वही इनसे कभी भी फंसता और उलझता नहीं है। जो तीनों ही गुणों से गुणातीत हो जाए वो व्यक्ति परमात्मा को विशेष प्रिय है। मतलब मैंने बात कही थी ना, परमहंस हो जाना। मतलब जब आपको सर्दी लगती है तो क्या होता है, आपके नाक सुगंध और दुर्गंध का पता नहीं लगा पाते, है ना। तो आपने सुगंध भी सूंघा तो कोई बात नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप दरअसल सुगंध में हैं या दुर्गंध में हैं। परमहंस हो जाना ही परमोत्कृष्ट होता है। जहां आपको कुछ भी प्राप्त हो जाए कोई बात नहीं, नुकसान हुआ कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी थी। ऐसा ही अपनी मर्जी से भगवान की मर्जी का जोड़ लेना ही संपूर्ण सुखों का सार हो सकता है। जहां हर एक स्थिति में अपने सिर्फ स्वधर्म का पालन करता रहा और अपने ही धर्म को पहचान करके उसे धारण करता रहा, वही व्यक्ति गुणातीत हो जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये कार्यक्रम आप लोग सीरीज में भी देखिएगा तो आरंभ से लेकर के अंतिम तक आपको दिखता चला जाएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित हो सकता है जो विभिन्न ग्रहों के साथ संबंधों को बताने के लिए मैं बना रहा हूं। और वस्तुतः इसके प्लेलिस्ट अलग बने हुए हैं, मेरे बहुत से कार्यक्रम के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप जाकर के बिल्कुल ही बिना किसी चीज से प्रभावित हुए मैंने हर एक कार्यक्रम बनाए हैं, आप लोगों को अवश्य देखना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।